मॉर्निंग बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट निकालना सीखे थे। किसकी मदद से बेटा? इक्विवेलेंट वेट की मदद से। मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका था कि ग्राम वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। कोई गैस है, आपको उसका वॉल्यूम गिवन है तो उसे गैस के इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। यदि हमारे पास किसी चीज़ के मोल्स हैं तो उसे वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाते हैं। फिर दूसरे में मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर जो कुछ निकाला है उसमें 1000 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राम इक्विवेलेंट मिलीग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए W/E में 1000 से या V/V इक्विवेलेंट में 1000 से या मोल में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मोल्स बदल गए मिली मोल्स में। इनटू वैलेंस फैक्टर कर देते हैं तो मिली इक्विवेलेंट्स मिल जाते हैं। आइए एक आध 2 क्वेश्चन लगा के देखते हैं इन्हीं के। ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट के शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने नहीं निकाले थे, आज निकाल लेते हैं। सभी पे बेस्ड एक क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 विल बी। क्वेश्चन ये है। तो पहले तो ये बताइए कि आपको दिया क्या है। सबसे पहले हमेशा ये देखते हैं बेटा दिया क्या है। तो आपको क्या दिया है? ये दिया। व्हाट इज दैट? ग्राम वेट। पूछे क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट, यानी आपको वेट दिया है ग्राम में और ग्राम इक्विवेलेंट पूछे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और ग्राम वेट आपको कितना दिया है? 10.6 और इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 कैसे निकालेगा? क्या ये साल्ट है बेटा? साल्ट का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर में क्या लेते हो? कैटायन या एनायन किसी का टोटल चार्ज। तो सोडियम पर +2 है, कार्बोनेट पर -2 है, यानी इसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर दो। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106, इसे 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 53। सॉल्व कर लो बेटा, ये आ जाएगा 0.2। लीजिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बोल भाई क्या समझ में आया है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल बी। अब की देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो इस बार हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 11.2 लीटर यानी वॉल्यूम दे रहा है। पूछ क्या रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम कितना दे रहा है बेटा? 11.2 लीटर। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम मैंने आपको सिखाया था कितना होता है? 5.6। डिवाइड कर ले, आंसर आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये था क्वेश्चन। देख ले कहीं कोई डाउट हो इतने क्वेश्चंस में। किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि हमें समझ में नहीं आया, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आ जा। कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 0.2 मोल्स ऑफ KMNO4 in acidic medium R। चलिए भाई आपको इस बार क्या दे रहा है? इस बार आपको दे रहा है 0.2 मोल्स KMNO4 के। पूछ क्या रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल 0.2 इंटू वैलेंस फैक्टर। और याद करिए बनना या बनिया 2 तरीके बताए थे। बनना 1, 3, 5। तो KMNO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर होता है 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ गए 1.0 यानी 1।
देख ले भाई, कहीं कोई डाउट हो, 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। अब इन्हीं से यदि हमें मिली इक्विवेलेंट निकालने हो तो सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1000 से कर दो, इसको 1000 से कर दो, इसको 1000 से कर दो, तो यही ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मिली इक्विवेलेंट्स। देख लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो, बिल्कुल छोटे छोटे आसान से क्वेश्चंस मैंने रखे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं बेटा, और इन्हीं को यूज़ करना है हमें। बहुत बड़े क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं है इनका। देख लीजिए कहीं किसी फॉर्मूले में आपको कोई डाउट लग रहा हो, कहीं पर भी इतने में कोई डाउट नहीं लग रहा, यानी आप आराम से निकाल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट्स। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा, पक्का आगे बढ़ा जाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी में। लीजिए अब हमने ग्राम इक्विवेलेंट सीख लिए, अब हमें ज़रूरत है अपने टर्म की। एक्चुअली हम लोग जो पढ़ने जा रहे थे वो ये चीज़ थी जिसका नाम था नॉर्मेलिटी, और इसमें इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए थे, इसलिए हमने इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन सीखा, उससे हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकालने सीखे। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी नॉर्मेलिटी की, याद है ना? कहते थे इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, जो कि प्रेजेंट थे कितने में, 1 लीटर या 1000 ml, कुछ भी ले सकते हैं, ऑफ सॉल्यूशन। यही था ना भैया? तो एक्चुअली हमें जो निकालनी थी चीज वो ये थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के अब हमारे पास 3 तरीके हैं, यदि याद हो तो। फिलहाल तो कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दूसरा किसी गैस का वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, और तीसरा किसी भी चीज का मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक, और यदि इसी नॉर्मेलिटी को मैं थोड़ा सा फॉर्मुलाइज कर लूं तो ये नॉर्मेलिटी है क्या? ये नॉर्मेलिटी ये है कि नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यदि ग्राम इक्विवेलेंट लिखने हो तो कैसे लिख सकते हैं? ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या कैसे लिखोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या कैसे लिखोगे बेटा? मोल दिए हैं तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, ये तो हो गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीजिए नॉर्मेलिटी निकल आई। इतने फॉर्मूले आपके पास नॉर्मेलिटी निकालने के आ गए। अब हम क्वेश्चन इसके निकालना चाहते हैं नॉर्मेलिटी के, तो हम इसके क्वेश्चन से यदि करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 500 ml of solution। कह रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। सबसे पहले देखिए इतने फॉर्मूले हैं कि हमें दिया किया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो जो दिया गया है उस पर नजर डालिए। आपको दिया गया है ये, व्हाट इज दैट? ग्राम वेट। और क्या दिया है आपको? आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला लगाओगे? नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम वेट दिया है तो W अपॉन E, ग्राम वेट कितना है? 4, इक्विवेलेंट वेट होता है 40 NaOH का, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, लीटर की जगह ml में 500 दिया है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा। पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, 4 से 4 कट गया 1/5, तो आंसर आ गया है n/5। लीजिए, या और सॉल्व कर लीजिए तो इसी को लिख सकते हैं 0.2n आंसर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा? W अपॉन ए इंटू ये वाला। बिल्कुल आसान सा सवाल था। 4 ग्राम NaOH 500 ml सोल्यूशन में था, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन पूछी थी, तो फॉर्मूला लगाया नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो W अपॉन E इंटू V। W 4 था, इक्विवेलेंट 40 है, क्योंकि बेस है, बेस की एसिडिटी 1 है, बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, इसकी 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? कोई डाउट है? बना लीजिए। तो आगे और क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से। बन गया? चलिए केवल क्वेश्चन हटा रहा हूं, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन उठा लेता हूं इस क्वेश्चन की जगह। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब की जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा वो इस पर करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है इन 500 ml सोल्यूशन, 500 ml सोल्यूशन है। कह रहा है इसमें 5.6 लीटर ऑफ CO2 इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। कह रहा है बताइए नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, कह रहा है कि बताइए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी। अब की आपको क्या दिया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और एक गैस का वॉल्यूम दिया है जो इसमें घुली हुई है, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, और आपसे पूछा है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर है वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है 5.6 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम CO2 का होता है 11.2 इन लीटर। याद है ना, केवल ऑक्सीजन का 5.6 था इक्विवेलेंट, बाकी सबके 11.2 लीटर देखे थे हम लोगों ने। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 500 ml, इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 कर दीजिए। 500 से 1000 दो बार कटा, 5.6 इंटू 2 बराबर 11.2, तो नॉर्मेलिटी बराबर आ गई 1n। क्वेश्चन खत्म। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है? इसी तरह से आपको मोल्स दे दिए जाएंगे, नॉर्मेलिटी पूछी जाएगी, आराम से आप बता पाएंगे मेरे ख्याल से। 500 ml सोल्यूशन में 5.6 लीटर CO2 प्रेजेंट थी, नॉर्मेलिटी पूछी, आपने आराम से बता दी। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशंस की। किसके एप्लीकेशंस की? नॉर्मेलिटी के एप्लीकेशंस। और मैं नॉर्मेलिटी के एप्लीकेशंस कराऊं वन बाय वन, इससे पहले एक छोटा सा टर्म लिखवा देता हूं जो मैंने आपको मोलैरिटी में भी लिखवाए थे। कैसे लिखवाएंगे? सबसे पहले नंबर पे यदि वो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि आपका सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, नॉर्मल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब होता है कि सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1n है। यदि वो कहता है कि आपका सोल्यूशन सेमी नॉर्मल सोल्यूशन है, कैसा है बेटा? सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, तो आप बोलेंगे कि नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन 1/2 यानी n/2 है। यदि वो कह रहा है कि आपका सोल्यूशन डेसी नॉर्मल सोल्यूशन है, इट इज डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, तो आप बोल देंगे नॉर्मेलिटी n/10 या 0.1n हो जाएगी। यदि वो कह रहा है कि आपका सोल्यूशन सेंटी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, यानी आपकी नॉर्मेलिटी n/100 हो जाएगी। वो कहता है कि आपका सोल्यूशन मिली नॉर्मल सोल्यूशन है, तो मिली नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि n/1000 या 10⁻³ हो जाएगी। यदि वो डेसी की जगह का डेका नॉर्मल सोल्यूशन है, तो डेका नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होता है बेटा, तो डेका नॉर्मल, चलिए डेका नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होता है जिसकी नॉर्मेलिटी 10n हो जाए। क्या समझ में आया? तो इनकी एक्चुअली हमें क्या रहती है? ज़रूरत रहती है, तो इसलिए हम इन्हें हमेशा याद रखेंगे। नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी n या 1n, सेमी नॉर्मल यानी n/2, डेसी यानी n/10, सेंटी n/100, मिली n/1000, यहीं पर माइक्रो हो जाता तो n/10⁻6 हो जाता,
डेका यानी 10n, समझ गए। किलो नॉर्मल 10⁻3n, मेगा नॉर्मल 10⁻6। कुछ समझ में आया? चलिए हटा दें, आसान सा टर्म था। अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी के साथ। एक बार सबसे पहले फिर से सीखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट निकालना, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स पर। सुनिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी की मदद से कैसे निकालते हो। आपने क्या फॉर्मूला लिखा था ये बताइए। नॉर्मेलिटी बराबर आपने लिखा था, इट इज सिंपली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या यही था? एक काम कर लेते हैं, मैं इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर ले आता हूं, ले आऊं, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, ये बराबर था किसके, W/E इंटू V के, V इन लीटर। मैं इधर से भी V इधर ले आता हूं, तो क्या V को इधर लाने पर N इंटू V इन लीटर। जब मैं V को इधर ले आया तो यहाँ से V हट गया, यहाँ से हट गया, तो किसके बराबर आ गया ये, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है, W/E। बोल भाई, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका और क्या है कि नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन लीटर, तो आपको क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। सही बात बोली भी है मैंने, कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, बढ़ कुछ नहीं रहा हूं, बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सही से लिख के दिखा रहा हूं। अब मैं इनको एक जगह लिख देता हूं। कैसे? यदि हमसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो एक फार्मूला जो नया मिला है वो मिला है N इंटू V इन लीटर। जो पुराने फार्मूले थे उसमें एक था ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, एक फार्मूला था मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। पहले 3 थे, अब 3 से ग्राम इक्विवेलेंट के फार्मूले बन गए हैं 4। और साथ ही साथ आपने एक फार्मूला और लिखा था, याद है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, 1000 से। तो यही ग्राम इक्विवेलेंट किस में बदल गए थे, मिली इक्विवेलेंट में। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम जो लीटर में है 1000 से मल्टीप्लाई करने पर किस में बदल जाएगा, मिलीलीटर में। इक्वल्स टू W ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर भी तो आप कह सकते हैं कि ग्राम मिलीग्राम में बदल जाएगा, कोई बात नहीं, अब W इन मिलीग्राम लिख लीजिए, 1000 हटा दीजिए, एक ही बात है बेटा, ग्राम इंटू 1000 बराबर मिलीग्राम, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चा वॉल्यूम ऑफ गैस था अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस था, इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1000 या 10⁻³ से। और जब मोल को किया था तो मिल गए थे मिली मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर। लीजिए, ये भी किसके हैं, मिली इक्विवेलेंट निकालने के। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो, यानी ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हो तो ये फार्मूले आपके पास हैं। कहीं कोई डाउट लग रहा हो बताइए। कोई डाउट नहीं? आइए एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन ही लगा डालें भाई, बाकी तो लगा चुके हैं, नॉर्मेलिटी से लगा लें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 100 ml देसी नॉर्मल HCl solution contains number of gram equivalent equals to अब चलो मिली इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, ग्राम की जगह मिली कर देते हैं, मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू। तो देख क्या दिया है, एक तो वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का, एक नॉर्मेलिटी दी है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा, मिली इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी, डेसी का मतलब 1/10 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, ml में, तो ml में कितना दिया है 100, कितने हो गए भैया 10 मिली इक्विवेलेंट। कुछ नहीं करना है, n इंटू वी करना है। वॉल्यूम लीटर में होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे, ml में होगा, मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। और कभी आपका मन, देख इसको यहीं पे थोड़ा सा सेट करता हूँ,
इसे हटाता हूँ और हम बात कर रहे हैं यदि ग्राम इक्विवेलेंट से, मुझे लग रहा था चल गया है, गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं, दोबारा से बना देते हैं। चल भाई फिर से देखना, मैं यहां से यहां आना चाहता हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, और यदि कभी मैं यहां से ऊपर जाना चाहूं तो मैं डिवाइड करूंगा बाई 1000 से। इसका मतलब यह है यदि मेरे पास मिली इक्विवेलेंट है और मैं ग्राम इक्विवेलेंट बनाना चाहूं तो इसको 1000 से डिवाइड कर दे, यानी इट इज डिवाइडेड बाई 1000। तो बता कितना आ जाएगा, 10/1000 बराबर 1/100 यानी 0.01। अब ये बन गए मिली इक्विवेलेंट से ग्राम इक्विवेलेंट। उसने मिली इक्विवेलेंट पूछे हैं तो मैंने मिली इक्विवेलेंट आंसर दे दिया, यदि वो ग्राम इक्विवेलेंट पूछता तो आंसर आ जाता इतना। देख भाई समझ में आया है क्या? यानी आपके पास फिलहाल 4 फार्मूले हैं मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के। सच पूछो तो 6 होते हैं, से 2 कहाँ हैं, वो आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे की मदद से कैसे निकाले जाते हैं मिली इक्विवेलेंट व्हेन फैराडेज आर गिवन। सच पूछा जाए फैराडे बराबर ही मिली ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट उतने फैराडे। पर अभी छोड़ दीजिए, अभी अपन कुछ बात नहीं कर रहे इस बारे में, ये बात करेंगे किसमें, इलेक्ट्रो में। फिलहाल तो इससे खेलते हैं। समझ में आ गया है? हटाया जाए पक्का? चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी बड़ी जरूरत है हमें, और वो है बेटा ये एप्लीकेशन। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मिलीग्राम इक्विवेलेंट। इसकी बात करते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट? ये क्या कहता है सुनना। ये कहता है सबसे पहली चीज, फॉर ए कंप्लीट रिएक्शन, यानी आपकी रिएक्शन अधूरी नहीं होनी चाहिए, एक कंप्लीट रिएक्शन होनी चाहिए। शर्त यह है भाई, यदि एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन है तो वो आधा नहीं होना चाहिए, 100% न्यूट्रलाइज होना चाहिए। कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। कहते फॉर ए कंप्लीट रिएक्शन हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट कुछ भी निकाले, चाहे इसे निकाले चाहे इसे निकाले, ऑफ ऑल दी डिफरेंट reactants and products। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। यदि 2 रिएक्टेंट सेम हो जाएंगे तो उनके मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट के लिए उन्हें दोनों को जोड़ देंगे हम, अलग अलग है तभी बोलेंगे। कहते हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी सेम, वो सेम होने चाहिए। आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ रिएक्शन की बैलेंसिंग का। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस B, ये रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं C प्लस D, और मैंने माना है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, यानी ये इनकम्प्लीट रिएक्शन नहीं है, ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए कहता है कि फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या कहता है सुनना, कहता है जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए होंगे या जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए होंगे वो बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी के, बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी के, बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी के। जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हों चाहे वो कहीं से आ रहे हों, उन सभी के ग्राम इक्विवेलेंट्स मस्ट बी सेम। और ये जो ग्राम इक्विवेलेंट हैं या मिली इक्विवेलेंट हैं, इन्हें निकालने के 4 तरीके आपके पास हैं। पहला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यदि लीटर में लेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे, ml में लेंगे तो मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। दूसरा ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट,
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। तीसरा, कोई गैस है तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। और चौथा, यदि आपको मोल दिए गए हैं तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। इनमें से किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, बस अलग अलग होने चाहिए, सेम कंपोनेंट नहीं होने चाहिए, तो हमेशा उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स आर सेम। अब तुम कहोगे सर मान लीजिए कल दो सेम हो जाए तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट को जोड़ दीजिए। भाई ए 2 बार आ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए कितने होंगे, दोनों को उठा के जोड़ दिया करेंगे। तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट से मतलब होता है ए के टोटल जितने हैं, बी के जितने टोटल, सी के जितने टोटल, डी के जितने टोटल ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट सबको जोड़ दीजिए। तो ये है बेटा लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आइए यहीं छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूं मैं, ताकि थोड़ा यहीं कंफ्यूजन दूर कर लें कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे उसने क्वेश्चन का कह रहा है मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, क्या फॉर्मूला है, FeC2O4 ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल ऑफ KMNO4 इन एसिडिक मीडियम R। ये क्वेश्चन है। अब आपको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन चाहे आती हो चाहे ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन आती हो ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप तो केवल ये देखिए रिएक्शन है क्या। तो रिएक्शन ये है कि आपके पास है फेरस ऑक्सलेट, सही है, और इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है किससे, KMNO4 इन एसिडिक मीडियम से। प्रोडक्ट जो चाहे वो बनता रहे आगे। वैसे बनेगा क्या, फेरस फेरिक में बदल जाएगा, ऑक्सलेट CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रूल पढ़ चुके हैं आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, फेरस साल्ट फेरिक में, ऑक्सलेट CO2 में। यानी प्रोडक्ट बनाने हो तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठिन काम है, बना देते हैं। लीजिए प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जो फेरस है वो बन जाएगा फेरिक और जो ऑक्सलेट है वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट ये बनेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसके कितने मोल आप ऑक्सीडाइज कर लेंगे इस KMNO4 के 1 मोल से। तो इसके मोल हमसे वो पूछ रहा है, इसका मोल आपको 1 मोल दिया है। तो क्या ये दो रिएक्टेंट हैं? तो क्या मैं बोलूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMNO4 होंगे? भाई रिएक्टेंट है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर फेरस ऑक्सलेट का 3 होता है और KMNO4 का वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है। तो आंसर आ गया। बताइए मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कितने आ गए, मोल्स बराबर 5/3 यानी 1.66 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, देखा। रिएक्शन ना भी आती हो तो हमें कौन सा रिएक्शन से कुछ किया। अब खैर सर बैलेंस फैक्टर कहाँ से आई, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, मैंने सिखाया था। देख इसका +2 से +1 1 का इंक्रीज, यहाँ 2 कार्बन की निकालेगा +6 आएगी, या 1 की +4 है 2 की निकालेगा +8 आएगी, 6 से +8 2 बढ़ी, +2 से +3 1 बढ़ी, टोटल 3 बढ़ी। जितनी टोटल इंक्रीज होता है उसी को कहते हैं बैलेंस फैक्टर, या I × J - K से निकाल दीजिए। कुछ समझ में आया क्वेश्चन बेटा? और क्वेश्चंस लगाते हैं आइए इसी के। जरा मैं इसे बोर्ड से हटाना चाहूँगा, हटा दूँ क्या, एक नज़र डाल लीजिए, फिर मैं हटा देता हूँ बेटा। हटा दें, चलिए आइए और थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन से। कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMNO4 acidic medium required to oxidize 1 mole of sulfite ion। ये क्वेश्चन है। अब देख सल्फाइट आयन याद है क्या होता है,
इसे कहते थे सल्फाइड आयन। और किससे ऑक्सीडाइज करा रहे हैं? KMnO4 से। रूल क्या कहता है जरा बताना, कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी आइट को किस में बदल देगा? 8 में। तो सल्फाइड किस में बदल जाएगा? सल्फेट में। और मैंने आपको सिखाया था बेटा, जब भी कभी आइट 8 में बदलता है तो वैलेंस फैक्टर बराबर आइट 8 का होता है 2, और KMnO4 के लिए आपको वैलेंस फैक्टर पता ही है, एसिडिक मीडियम में होता है 5। अब क्वेश्चन कह रहा है, तो पहली चीज वैलेंस फैक्टर तो आपको पता चल गया, मोल्स इसके निकालने हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, मोल इसके 1 दिए, मोल्स बराबर दिए हैं कितने? 1 मोल ऑफ सल्फाइड, और मोल्स इसके निकालने हैं। तो पहले तो ये बताइए, क्या पहला रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3 यानी सल्फाइड बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के। देख, रिएक्शन तुझे पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए अपन फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? मोल 1 है इंटू वैलेंस फैक्टर 2 है बराबर मोल निकालने हैं इंटू वैलेंस फैक्टर 5 है, तो मोल बराबर कितने आ गए? 2/5। सॉल्व कर लिया बेटा, कितने आ गए? 0.4 आंसर है। आसान से कल सर इक्वेशन में लिखनी ना आती हो, ये तो हमें पता ही है, आइट का वैलेंस फैक्टर हमेशा कितना होता है? 2। वैसे भी आयन पे चार्ज 2 है तो वैलेंस फैक्टर 2 ही है इसका, पर 4 से मत देखिए, याद रखिए आइट का वैलेंस फैक्टर 2 होता है जब वो ऑक्सीडाइज होता है 8 में। क्या समझ में आया क्वेश्चन बेटा? बनाइए और क्वेश्चंस कराता हूं फिर मैं आपको। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस होते हैं, हटा दिया जाए। चलिए कुछ सेकंड्स प्रोग्राम, चलिए हो गया, हटा दिया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन लीटर ऑब्टेन on electrolysis of 5.85 gram of NaCl present in a solution। क्लियर है? आपसे पूछा क्या है? हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपको दिया क्या है भैया? ग्राम वेट ऑफ NaCl। पहले तो रिएक्शन क्या है जरा ये बताओ। रिएक्शन लिखनी कुछ नहीं है, बस लिखना केवल इतना है कि आपके पास क्या है? NaCl है, और आपने इस NaCl सोल्यूशन का क्या कराया है? इलेक्ट्रोलिसिस कराया है। क्या सर वो क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, पर कह रहा है उससे हाइड्रोजन बनी है, बाकी क्या बना है पता नहीं, पर हाइड्रोजन बनी है। वो कह रहे हैं ना हाइड्रोजन जो ऑब्टेन हुई है, खुद कह रहा है, बताइए कितने लीटर मिलेगी। तो रिएक्शन पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती नहीं। जब हम लोग स्टाइकियोमेट्री पढ़ रहे थे, रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री, तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री में बैलेंस रिएक्शन चाहिए, पर एक तरीका सीखेंगे आगे चल के जिसमें रिएक्शन बैलेंस ना हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। आज हम वही पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो चल भाई ये क्वेश्चन है, तो ये बता क्या ये तुम्हारा रिएक्टेंट है पहला, और ये रिएक्शन होने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ ना बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट यानी NaCl बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी हाइड्रोजन के। और इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? देख ऊपर 5.85 W दिया है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है 58.5। NaCl का साल्ट है बेटा, चार्ज +1 है और -1 है, तो इक्विवेलेंट वेट NaCl का जब हम निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, और मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है। अब ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए, तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ, ये रहा इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सही है ना? सॉल्व कर ले बेटा इसे, बोल। नीचे 10 आ जाएगा, या इसको ऊपर लिखे तो 0.1 आ जाएगा, एक ही बात है।
इस 11.2 को यहाँ ले आ तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बराबर आ जाएगा बेटा 11.2 डिवाइडेड बाई 10 या मल्टीप्लाइड बाई 0.1 बराबर 1.12 लीटर। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज मत पढ़िए कि हमें तो इलेक्ट्रोलिसिस आता ही नहीं सर, हम कैसे करेंगे। ना आता हो बेटा, कोई बात नहीं है, हमें इक्विवेलेंट का लॉ तो आता है ना, बस वो किसी भी रिएक्शन पर लगता है। इलेक्ट्रोलिसिस हो, रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, सब जगह ग्राम इक्विवेलेंट का लॉ लगेगा और ये कहेगा कि जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है तो उन्हें बराबर करना है केवल। क्वेश्चन आपके सामने था, आपने कर लिया है। आइए एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, ऐसे हटा दूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुना भैया, कह रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन या लिबरेटेड ऑब्टेन्ड एट कैथोड ऑन electrolysis of Na2SO4 solution। कह रहा है then volume of O2 at anode will be क्वेश्चन ये है, इसे कहता है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वो क्या बोल रहा है कि आपने Na2SO4 लिया है और इसका क्या कराया है, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से कराया, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, और कह रहा है कि हाइड्रोजन मिल रही है कैथोड पर और ऑक्सीजन मिल रही है एनोड पर। तो ये बता, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे या नहीं। बराबर होंगे, यही कहता है लॉ। तो लॉ क्या कह रहा है, लॉ कह रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन बराबर होंगे किसके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन के। अब तो कैसे निकालेगा, वॉल्यूम दिया है इसका कितना, 5.6 लीटर, और इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, तो सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे। क्या, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है बेटा, 5.6 लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 बराबर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम मैं आपको बता चुका हूं बेटा कितना होता है, 5.6। क्या बात समझ में आई बच्चा, कोई डाउट तो नहीं। तो इसे सॉल्व कर लिया, कितनी बार गया, 2 बार, ये इधर आ गया, तो सॉल्व करिए जरा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना आ गया, 5.6/2, आधा कर दिया, 2.8 लीटर आंसर। समझ में नहीं आया लगता है कैलकुलेशन भाई लोगों को, कोई बात नहीं, फिर से कर देता हूँ। नीचे 2 है ना बेटा, तो 5.6 चला गया ऊपर, तो 5.6/2 यही तो है, किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व कर ले भैया, कितना आ गया, 2.8, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बराबर आ गया है 2.8 क्या, लीटर। कहते सर आपने इधर के बराबर किया, इसको तो लिया ही नहीं। तो क्या हुआ, मैंने तो कहा था A + B = C + D में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। ये दिए थे तो इन्हीं से निकाल दिया मैंने, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ना इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। देख ले कहीं कोई डाउट हो। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं अभी, चल इसी टाइप से, इसको बना ले पहले भाई। हटा दो, चलिए फिर से क्वेश्चन देखना। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ N/2 HCl required to neutralize 5 gram of calcium carbonate is। क्या क्वेश्चन है, सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है,
और इसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है किससे? HCl से। क्या प्रोडक्ट बनेगा? वैसे तो हमें पता है कि CO2 निकलेगी कार्बोनेट से, CaCl2 और वाटर बनेगा, पर हमें कोई मतलब नहीं, रिएक्शन में चाहे यहाँ कुछ भी बन रहा हो, अपने को क्या लेना देना, अपन इतने से खेल लेंगे। क्या ये बात बोल रहा है कि इसका आपको 5 ग्राम दिया है? बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इसका वॉल्यूम पता नहीं, पर इसकी नॉर्मेलिटी बराबर दी है 1/2 और वॉल्यूम इसका पूछ रहा है। सही है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट वेट तो निकाल ही लोगे, साल्ट है ये तो, और कैल्शियम पर चार्ज कितना है? +2, कार्बोनेट पर -2, तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट है 100 अपॉन जो चार्ज है 2 बराबर आ गया 50। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है ये बताइए। दोनों रिएक्टेंट है, क्या आप मानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl? पहले ये बताइए मुझे, होगा? और इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? W कितना दिया है? 5 और इक्विवेलेंट वेट कितना है? 50। लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। और इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी दी है कितनी? 1/2 और वॉल्यूम पूछा तो N × V इन लीटर। ये भी था ना, N × V इन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट। खत्म हो गया क्वेश्चन। चल भाई, सबसे पहले तो 2 को इधर ले आऊं, 5 × 2 हो गया 10/50, तो वॉल्यूम इन लीटर आ गया। तो वॉल्यूम इन लीटर बराबर, जरा बताओ कितना आया? 2 को उधर ले जा भैया, 5 × 2 यानी 10/50, 0 से 0 काट दे, सॉल्व कर ले, कितना आ गया? 0.2 लीटर आंसर। मिलीलीटर में पूछता 200 मिलीलीटर, लीटर में निकाला। ml में मान लो आंसर दिया होता तो इसको ml में तो बदलना आता है ना बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाता? 200 मिलीलीटर। अब उसने वॉल्यूम में लिखा तो कहीं है नहीं कि लीटर में है कि मिलीलीटर में, ऑप्शन मैंने आपको दिए नहीं है, लीटर में दिए हूँ ये टिक कर देना, ml में दिए हूँ तो बदलना आता ही है। ये ml में दिए हूँ तो W/E × 1000, 1/2 × वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा देना तो आंसर आ जाएगा। देख ले बच्चा, समझ में आया है कि नहीं? आपको रिएक्शन करानी आती हो ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है क्या बनते हैं, बस ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट है क्या, और वो भी तब पता होना चाहिए जब उसके बारे में कुछ पूछा जाए। यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं गया, इसी के बारे में पूछा गया, ये दिया है। तो प्रोडक्ट के बारे में ना भी दिया जाए तो पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट ना पता हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, मान लो क्वेश्चन पूछ लेता वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिलेगा, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता CO2 बनेगी, ये लिखना पड़ता बेटा। देख ले कहीं कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं? ये था लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बड़े काम का नियम है, ढेर सारे क्वेश्चंस आप इसी से कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी में और बात करते हैं हेडिंग की, इट इज रिलेशन बिटवीन। आपने नॉर्मेलिटी भी पढ़ ली है और मोलरिटी भी पढ़ ली है। मैं एक रिलेशन चाहता हूं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच, और आप ये कहते हैं कि नॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, नॉर्मेलिटी बराबर है, बल्कि मैं लिख देता हूं फिर से, हमें रिलेशन चाहिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच। आप कहते हैं नॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, नॉर्मेलिटी सिंपली बराबर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, और मोलरिटी भी कुछ नहीं है, मोलरिटी बराबर है सिंपल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, और ये बराबर है सिंपल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बोल भाई, क्या मैंने सही बोला है? क्या मैंने सही बोला है? और आप कहते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर होता है, मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? वैलेंस फैक्टर से। और नंबर ऑफ मोलरिटी के बराबर है, इसका मतलब मैं मोलरिटी में किससे मल्टीप्लाई कर दूं? वैलेंस फैक्टर से। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन क्या है? कहते हैं नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट है, मोलरिटी मोल्स है, इन दोनों में ये रिलेशन था, तो मैंने यहाँ बैलेंस फैक्टर किया, मोल में मल्टीप्लाई कर दिया, रिलेशन आ गया। कहते सर क्या हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, करके दिखाइए। इसे प्रूफ की ज़रूरत है नहीं, पर आइए कर देता हूँ। नॉर्मेलिटी बराबर होती है W/E इंटू वॉल्यूम इन लीटर। सही है। ये क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट, और हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर के। यहाँ रख दीजिए, तो ये बराबर आ गया
W अपॉन E की जगह मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, तो वैलेंस फैक्टर आ गया यहाँ पे, क्लियर है, और इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब जरा इसे देखिए, W अपॉन M इंटू वी, क्या ये मोलैरिटी होता है? तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। देख आ गया, नॉर्मेलिटी से चले इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर पे पहुंच गए भाई। W अपॉन M इंटू वी मोलैरिटी होती है, W अपॉन E इंटू वी नॉर्मेलिटी होती है। देखिए अपने आप प्रूफ हो गया। पर यह प्रूफ की ज़रूरत किसे थी? मैं तो सीधे ऐसे ही समझा ले गया, ऐसे ही प्रूफ हो गया था बेटा। मोल को वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं। मोल का मतलब मोलैरिटी है, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, ऐसे ही निकाल सकता था। बोल भाई समझ में आया क्या? यानी हमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का एक रिलेशन मिला। क्या रिलेशन मिला है? यहाँ लिख देता हूँ कि नॉर्मेलिटी बराबर है मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर के। अब यदि हमें वैलेंस फैक्टर पता है तो हम आराम से रिलेशन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, उसने हमें नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी दी है, सब 1 MHCl दिया है, देखते रहे ना। उसने 1 M H2SO4 दिया है, उसने 1 M H3PO4 दिया है, उसने 1 M CaOH का होल ट्वाइस दिया है, उसने 1 M NaOH दिया है, और कह रहा है कि इन सब को नॉर्मेलिटी में बदलिए। तो देख कितना आसान है, नॉर्मेलिटी बतानी है। तो मोलैरिटी सबकी कितनी दी है? 1 1 1 1 1, ये तो मोलैरिटी है। मोलैरिटी को बस वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वैलेंस फैक्टर HCl का तो 1 ही होगा, तो नॉर्मेलिटी बन गई। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो वैलेंस फैक्टर 2 हो गया, नॉर्मेलिटी बन गई। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, इंटू 3 नॉर्मेलिटी बन गई। यहाँ पे 2 OH हैं तो एसिडिटी 2 है, तो इंटू 2 नॉर्मेलिटी बन गई। OH यानी एक ही इसकी एसिडिटी है, तो इंटू 1 इंटू नॉर्मेलिटी बन गई। तो ये बराबर किसके हो गया? 1N के। ये बराबर किसके हो गया? 2N के। ये बराबर किसके हो गया? 3N के। ये बराबर किसके हो गया? 2N के। ये बराबर किसके हो गया? 1N के। ये ले, यानी मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल दिया वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। उल्टा करना होता, नॉर्मेलिटी दी होती, मोलैरिटी में बदलना होता तो डिवाइड कर देते वैलेंस फैक्टर से। बिल्कुल आसान सा काम है बेटा, क्लियर है ना? आइए कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस बना के देख लेते हैं, छोटे छोटे, जिनकी हमें आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हटा दो इन्हें, समझ में तो आ ही गया होगा। बस वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिलेशन मिल जाता है। जैसे वो आपको अब क्या दे रहा है, देखना बेटा, वो आपको दे रहा है 0.1 M KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। वो आपको दे रहा है 0.5 M K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। कह रहा है बताइए इनकी नॉर्मेलिटीज क्या होंगी। आसान सा सवाल है, बता भाई। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दोनों के वैलेंस फैक्टर उम्मीद करता हूं आपको पता है। तो KMnO4 का वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में जरा बता दे कितना बताया गया है। तो इसका वैलेंस फैक्टर सभी जानते हो 5 होता है, और इसका वैलेंस फैक्टर सबको पता है 6 होता है। अब आपसे नॉर्मेलिटी पूछी जा रही है, वैलेंस फैक्टर आपके पास है बेटा, तो छोटा सा काम कर देना है बस आपको। बता भाई मोलैरिटी कितनी है? 0.1 इंटू वैलेंस फैक्टर कितना है? 5, बराबर कितना आ गया? 0.5, नॉर्मेलिटी आ गई। यहाँ पे आ जाए बेटा, कितना है? 0.5 है, वैलेंस फैक्टर कितना है? 6 है, बराबर 3.0, नॉर्मेलिटी आ गई। तो ये नॉर्मेलिटी किसकी है? KMnO4 सोल्यूशन की, यानी ये KMnO4 की नॉर्मेलिटी आई है। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ये किसकी नॉर्मेलिटी आई है बेटा? K2Cr2O7 की नॉर्मेलिटी आई है। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो देख लीजिए नॉर्मेलिटी निकालना कितना आसान सा काम होता है। क्या समझ में आया है? मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना सीख गए बेटा?
पक्का कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? चलिए बस यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब मुझे सीखने हैं क्वेश्चंस और उनके कुछ पॉइंट्स, ज्ञान की बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब हमने मोलैरिटी पढ़ी थी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा था, 2 सोल्यूशन मिलाया था तो रिजल्टेंट मोलैरिटी सीखी थी, वो सब यहाँ भी हम पढ़ेंगे। जो कुछ हम वहाँ पढ़ के आए हैं बेटा, वो सारा यहाँ भी पढ़ेंगे, सारे के सारे उसी टाइप के एप्लीकेशंस, बस यहाँ थोड़े से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मेलिटी के एप्लीकेशंस पर चल रहे हैं और एप्लीकेशन देखेंगे इसके अगली क्लास में। आज केवल यहाँ तक रखते हैं। क्लियर? चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।